आयुष नीट यूजी काउंसलिंग का शेड्यूल आ चुका है और आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं अफसाना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द एड ऑफ लर्निंग। तो ये है शेड्यूल इस बार का 2024-25 का। तो सबसे पहले वेरिफिकेशन ऑफ टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स होगा। जिस तरह से एमसीसी का शेड्यूल होता है उसी तरह से आयुष का भी शेड्यूल है। सबसे पहले आएगा वेरिफिकेशन ऑफ टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स बाय ASCCC और ये है 27 अगस्त 2024 से लेकर के 28 अगस्त के बीच में, यानी 2 दिन का टाइम लगेगा। इसमें सीट मैट्रिक्स का वेरिफिकेशन हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, ये आपका काम नहीं है, ये ऑफिशियल होगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन और पेमेंट, यहाँ से आपका काम शुरू होता है। रजिस्ट्रेशन और पेमेंट की जो डेट है 28 अगस्त से लेकर के 2 सितंबर तक है टिल 2 PM और पेमेंट फैसिलिटी जो अवेलेबल होगी 5 PM ऑफ 2 सितंबर होगी। उसके बाद फिर चॉइस फिलिंग और लॉकिंग जो होगा वो 29 अगस्त से लेकर के 2 सितंबर तक होगा 11:55 PM और चॉइस लॉकिंग होगा 2 PM टू 11:55 PM ऑन 2 सितंबर। प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट होगा 3 सितंबर से 4 सितंबर तक, यानी 2 दिन के टाइम में आपका सीट अलॉटमेंट का प्रोसेसिंग हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, ये आपका काम नहीं है, ये है ऑफिशियल काम। और उसके बाद जो आएगा रिजल्ट वो है 5 सितंबर को। और उसके बाद फिर रिपोर्टिंग आपको करना है 6 सितंबर से लेकर के 11 सितंबर के बीच में, यानी 6 डेज़ में आपको रिपोर्टिंग कर देना है। और इंस्टीट्यूट जो है जहाँ पे भी आपका कॉलेज अलॉट हुआ है वहाँ जा कर के आपको ज्वाइन करना है, वेरीफाई कराना है अपना जितना भी डॉक्यूमेंट है ओरिजिनल। तो यहाँ पे वेरिफिकेशन ऑफ जॉइंट कैंडिडेट डेटा वो होगा 12 सितंबर से लेकर के 13 सितंबर को, यानी 2 दिन में आपको अपना जितना भी डॉक्यूमेंट है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वो लेकर जाना है और उसको फिर वेरीफाई करा देना है। सेकेंड राउंड की काउंसलिंग की बात करें तो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग 17 सितंबर से शुरू हो रही है और सबसे पहले सीट मैट्रिक्स का वेरिफिकेशन होगा 17 सितंबर टू 18 सितंबर, 18 सितंबर टू 23 सितंबर टिल 2 PM तक आपको रजिस्ट्रेशन और पेमेंट करना है। पेमेंट की फैसिलिटी 5 PM तक होगी 23 सितंबर को। उसके बाद फिर आपका चॉइस फिलिंग आपको करना है 19 सितंबर से आपका चॉइस फिलिंग का वेबसाइट खुल जाएगा। 19 से 23 सितंबर तक आपको चॉइस फिलिंग कर देना है टिल 11:55 PM। चॉइस लॉकिंग होगी 2 PM टू 11:55 PM ऑन 23 सितंबर। उसके बाद प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट होगा 24 थ्रू 25 और पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट जो हो जाएगा वो 26 सितंबर को हो जाएगा। रिपोर्टिंग आपको करना है 27 से लेकर के 3 अक्टूबर तक और 4 अक्टूबर से लेकर के 5 अक्टूबर तक आपको वेरीफाई करा लेना है अपना सारा डॉक्यूमेंट। उसके बाद फिर राउंड 3 की बात करें तो राउंड 3 7 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। 7 अक्टूबर टू 8 अक्टूबर आपका सीट मैट्रिक्स आ जाएगा और उसके बाद फिर आपको रजिस्ट्रेशन करना है 9 अक्टूबर टू 14 अक्टूबर टिल 2 PM और फैसिलिटी होगी पेमेंट की 5 PM टू 5 PM ऑफ 14 अक्टूबर। उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग करना है 10 अक्टूबर टू 14 अक्टूबर टिल 11:55 PM। चॉइस लॉकिंग होगी 2 PM टू 11:55 PM ऑन 14 अक्टूबर। उसके बाद प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट होगा 15-16 को और रिजल्ट आ जाएगा 17 को। रिपोर्टिंग आपको करना है 18 अक्टूबर से लेकर के 22 अक्टूबर तक और वेरीफाई और ज्वाइन कर लेना है 23 अक्टूबर टू 24 अक्टूबर। लास्ट राउंड की बात करें तो स्टे राउंड 2 पार्ट में होगा, स्टे राउंड 1 और स्टे वैकेंसी राउंड 2। तो स्टे वैकेंसी राउंड 1 की बात करें 25 अक्टूबर से शुरू होगा। सीट मैट्रिक्स यहाँ पर आ जाएगा और उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन 28 टू 31 अक्टूबर करना है। पेमेंट की फैसिलिटी 5 PM तक होगी 31 अक्टूबर को। चॉइस फिलिंग 29 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर होगा और चॉइस लॉकिंग का जो टाइमिंग होगा 2 PM टू 11:55 PM ऑन 31 अक्टूबर होगा। प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट 1 नवंबर होगा और उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट 2 नवंबर को आ जाएगा। रिपोर्टिंग आपको करनी होगी 3 नवंबर टू 7 नवंबर और वेरिफिकेशन जो होगा डेटा का 8 नवंबर टू 9 नवंबर होगा। स्टे वैकेंसी राउंड 2 की बात करेंगे। यहाँ पे कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, चॉइस फिलिंग नहीं होगा। जो चॉइसेस सबमिट होंगी SVR 1 में वही यहाँ पर भी ले ली जाएंगी, ठीक है, ऑटोमेटिक। उसके बाद फिर प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट होगा 11 नवंबर को और पब्लिकेशन हो जाएगा रिजल्ट का 12 नवंबर को। उसके बाद रिपोर्टिंग आपको करने जाना होगा अगर आपको सीट अलॉट होता है तो 13 नवंबर टू 18 नवंबर और वेरिफिकेशन ऑफ जॉइंट कैंडिडेट डेटा 19 नवंबर टू 20 नवंबर आपका जो डेटा है वो वेरीफाई आपको करा लेना है। उसके बाद डीम्ड यूनिवर्सिटी का जो स्टे वैकेंसी राउंड होगा उसमें प्रोसीजर ये है कि 3rd राउंड के बाद जो वैकेंट सीट होगी डीम्ड यूनिवर्सिटी की तो लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट जो कि रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं उनकी लिस्ट निकाली जाएगी। उनकी लिस्ट निकालने के बाद क्या होगा, वो डीम्ड यूनिवर्सिटी को 12 नवंबर को भेजा जाएगा ताकि वो ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड करा सकें, ठीक है। उसके बाद जो एलिजिबल कैंडिडेट होंगे जिन्होंने रजिस्टर नहीं किया होगा टिल राउंड 3 पार्टिसिपेट करना चाहते हैं SVR में, यानी कि स्टे वैकेंसी राउंड में डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए, वो भी रजिस्टर कर सकते हैं स्टे वैकेंसी राउंड 1 में, ओके। तो यहाँ पर शेड्यूल जो है इस तरह से है कि शेड्यूल फॉर काउंसलिंग एंड रिपोर्टिंग 12 टू 19 नवंबर होगी, यानी 8 दिन का टाइम रहेगा इसमें और वेरिफिकेशन जो होगा डेटा का वो 20 नवंबर को होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका शेड्यूल के बाद इसका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन भी आ गया है। तो किस तरह से राउंड 1 से शुरुआत होगी ये देख लेते हैं। सबसे पहले अगर आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन फुल चाहिए तो आप वेबसाइट पे जाकर के आपको मिल जाएगा। तो राउंड 1 में क्या होगा, सबसे पहले तो सीट अलॉटमेंट होगा जैसा कि इस शेड्यूल में बताया गया है। उसके बाद राउंड 1 शुरू होगा, रजिस्ट्रेशन पेमेंट चॉइस फिलिंग होगी। रजिस्ट्रेशन पेमेंट चॉइस फिलिंग के बाद जो सीट अलॉटमेंट आएगा फर्स्ट राउंड का, अगर सीट अलॉटमेंट आपको मिल जाता है और आप रिपोर्ट नहीं करते हैं तो आप फ्री एग्जिट हो जाते हैं, यानी कि आपका सिक्योरिटी अमाउंट फॉरफिट नहीं होगा।
और अगर ज्वाइन कर लेते हैं, अगर आपको सीट लॉट होता है और आपने ज्वाइन कर लिया, तो बस आप सिंपली वहाँ पर जा करके अपना वेरिफिकेशन करा लेंगे। तो सीट नहीं मिली तो आप पार्टिसिपेट करते हैं राउंड 2, राउंड 3 या फिर स्टे वैकेंसी राउंड में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल वर्चुअल सीट मैट्रिक्स फॉर राउंड 2 विच चॉइस सबमिटेड इन राउंड 1 विल बी ट्रीटेड नल एंड वॉइड। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो आपने राउंड 1 में चॉइस फिलिंग की होगी वो बिल्कुल नल हो जाएगा, आपको फिर से चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा। नीड टू फिल फ्रेश चॉइसेस फॉर कैंडिडेट टू पार्टिसिपेट इन राउंड 2। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर वो नल हो जाएगा तो आपको नया चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा राउंड 2 में, जिस तरह से इसमें होता है, MCC में होता है, ठीक है। अगर आपने ज्वाइन किया और आप कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं तो फिर फ्री एग्जिट अवेलेबल है, ठीक है, टिल द अनाउंसमेंट ऑफ राउंड 2 फाइनल रिजल्ट। उसके बाद आपने ज्वाइन कर लिया है और आप अपग्रेड कराना चाहते हैं राउंड 2 में, करके राउंड 2 में आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने अपग्रेड नहीं किया तो आप कंटिन्यू जो है वो राउंड 1 में, आप जिस कॉलेज में आपने ज्वाइन किया अगर उससे सेटिस्फाइड है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। राउंड 2 की बात करें तो राउंड 2 में फिर से रजिस्ट्रेशन पेमेंट चॉइस फिलिंग होगी अगर आप नए कैंडिडेट हैं। तो अगर आपने राउंड 1 में ऑलरेडी रजिस्टर कर दिया है तो फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं होगी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन और पेमेंट करने की, सिर्फ आपको चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा। राउंड 2 में चॉइस फिलिंग के बाद सीट अलॉटमेंट होता है। तो अगर सीट अलॉटमेंट में आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिलता है तो फिर आप राउंड 3 स्टे वैकेंसी राउंड में एज पर एलिजिबल क्राइटेरिया आप यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इफ नॉट अपग्रेडेड देन ऑल्सो राउंड 2 रूल एप्लीकेबल टू राउंड 1 एडमिटेड कैंडिडेट आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट राउंड 2 रिजल्ट। अगर आप अपग्रेडेड नहीं हुए हैं तो राउंड 2 का जो रूल होगा वो एप्लीकेबल होगा राउंड 1 के एडमिटेड कैंडिडेट पर। अगर आप अपग्रेड नहीं किए हैं तो आप राउंड 1 जो सीट है वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं और फिर राउंड 3 के लिए भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। समझ आई बात? जब आपको अपग्रेडेशन नहीं मिला है तो फिर आप राउंड 1 के सीट को कंटिन्यू कर सकते हैं और फिर अगर चाहें तो राउंड 3 में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। आप अपग्रेड नहीं हुए हैं और राउंड 1 की सीट को नहीं रिटेन करना चाहते हैं तो फिर आपके लिए एग्जिट विद फॉरफीचर टिल राउंड 3 टिल 3 days प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ राउंड 3। और वैसे कैंडिडेट जो मतलब रिज़ाइन कर दिए हैं वो राउंड 3 और स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन उनको कंप्लीट पेमेंट ऑफ फीस करना पड़ेगा। कैंडिडेट हु एग्जिट इन द राउंड 1 एडमिटेड सीट विद फॉरफीचर ऑफ काउंसलिंग फीस बिटवीन पीरियड ऑफ 3 days बिफोर कमेंसमेंट ऑफ राउंड 3 टिल द डेट ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ राउंड 3 फाइनल रिजल्ट विल एलिजिबल फॉर स्टेट और UT काउंसलिंग बट इन एलिजिबल फॉर आयुष काउंसलिंग, ऑल इंडिया आयुष काउंसलिंग। वैसे कैंडिडेट जो कि राउंड 1 में उनको सीट मिली है, ठीक है, और उन्होंने एग्जिट कर दिया विद फॉरफीचर ऑफ सिक्योरिटी अमाउंट, तो ये जो है आप जो है वो स्टेट और UT की काउंसलिंग में तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन आयुष की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट, ऑल इंडिया आयुष की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। उसके बाद है राउंड 1 नॉट अपग्रेडेड कैंडिडेट विड्रॉ देयर सीट विद फॉरफीचर आफ्टर राउंड 3 रिजल्ट विल बिकम इनएलिजिबल फॉर सेंट्रल, स्टेट और UT कैटेगरी। तो जो वैसे कैंडिडेट राउंड 1 के जो अपग्रेडेड कैंडिडेट हैं राउंड 2 में, वो अगर अपनी सीट को विड्रॉ कर लेते हैं विद फॉरफीचर आफ्टर राउंड 3 रिजल्ट, तो वो वैसे कैंडिडेट सेंट्रल, स्टेट और यूनियन टेरिटरी के किसी भी काउंसलिंग के लिए इनएलिजिबल हो जाएंगे। फिर अब बात करते हैं जिनको सीट मिल गई है अगर वो अपना अपग्रेडेशन कराना चाहते हैं तो R1 जो ज्वाइंट सीट है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से आपको रिलीफ लेना पड़ेगा, रिलीफ लेटर लेना पड़ेगा और फिर R2 की सीट को ज्वाइन करना पड़ेगा, यानी राउंड 2 की सीट को ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके अलावा इफ़ नॉट रिपोर्टेड काउंसलिंग फ़ी फॉरफिटेड। अगर आपको राउंड 2 में सीट मिल गई है और अगर आपने रिपोर्ट नहीं किया तो आपका काउंसलिंग जो है वो फीस जो है वो फॉरफिट हो जाएगा। इसलिए अगर राउंड 2 में सीट मिली है तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो आपका सिक्योरिटी अमाउंट फॉरफिट हो जाएगा। और अगेन जो मैंने बताया कि अगर आपने राउंड 3 के कमेंसमेंट से 3 दिन पहले अगर आपने विड्रॉ कर लिया सीट को तो राउंड 3 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन आपको पूरी फीस फिर से भरनी पड़ेगी, यानी रजिस्ट्रेशन अमाउंट प्लस काउंसलिंग प्लस सिक्योरिटी अमाउंट। उसके बाद राउंड 2 अलॉटेड कैंडिडेट विड्रॉ देयर सीट विद फॉरफीचर आफ्टर राउंड 3 रिजल्ट विल बिकम इनएलिजिबल फॉर सेंट्रल, स्टेट और UT काउंसलिंग। अगेन जो इसमें था इस कैटेगरी में, उसमें यहाँ पे भी ऐसे क्लियर कर दिया है। आपने ज्वाइन कर लिया है तो आप अपग्रेडेशन के लिए एलिजिबल है, और अगर अपग्रेडेशन चाहते हैं राउंड 3 में तो आप अपग्रेडेशन के लिए भर सकते हैं। सिंपली क्या होगा, डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल वर्चुअल सीट मैट्रिक्स होगा, फिर आपको चॉइस फिर से करना पड़ेगा, क्योंकि चॉइसेस जो है वो नल और वॉइड हो जाती हैं, ठीक है। इसलिए नया फिर से अगर आप अपग्रेडेशन कराना चाहते हैं या फिर आपको सीट नहीं मिली है तो आपको फिर से चॉइस फिल करना पड़ेगा, ठीक है। किसी भी केस में राउंड 3 में चॉइस फिल आपको न्यू करना पड़ेगा। राउंड 3 में देखेंगे तो राउंड 3 में अगर आप अपग्रेडेशन नहीं चाहते हैं तो आप सिंपली कंटिन्यू कर सकते हैं। राउंड 2 की जो ज्वाइंट सीट है, जो ज्वाइंट इंस्टीट्यूट है आपका, वहाँ पे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। राउंड 3 की बात करें तो राउंड 3 में रजिस्ट्रेशन पेमेंट और चॉइस फिलिंग करना होगा न्यू कैंडिडेट को, ठीक है। चॉइस फिलिंग सबके लिए होता है, रजिस्ट्रेशन पेमेंट कुछ स्टूडेंट के लिए होता है, ठीक है। राउंड 3 की बात करें तो सीट अलॉटमेंट अगर नहीं हुआ है, इफ़ नॉट अलॉटेड पार्टिसिपेट इन स्टे वैकेंसी राउंड। अगर सीट अलॉट नहीं हुआ है तो आप स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर अपग्रेड नहीं हुआ है तो राउंड 3 रूल जो होगा वो एप्लीकेबल होगा राउंड 1 और राउंड 2 एडमिटेड कैंडिडेट पर, ठीक है।
अगर आप अपग्रेड नहीं हुए हैं तो फिर कंटिन्यू कर सकते हैं राउंड 1 और राउंड 2 की जो एडमिटेड सीट है उसको। अगर आपने विड्रॉ कर लिया है फ्रॉम नॉट अपग्रेडेड सीट अदरवाइज बिकम इनएलिजिबल फॉर एनी आयुष यूजी काउंसलिंग दैट इज सेंट्रल, स्टेट और यूटी का, और फिर आपका काउंसलिंग फीस भी फॉरफिट हो जाएगा। उसके बाद सीट अलॉटमेंट अगर आपके पास हो गया है तो अगर आप अपग्रेडेड हैं, अर्लियर ज्वाइंट हैं अगर आपके पास कॉलेज, तो राउंड 2 और राउंड 1 की जो सीट जो भी सीट आपके पास है, राउंड 2 की सीट है तो राउंड 2 की, राउंड 1 की सीट है तो राउंड 1 की, वो दोनों कैंसिल हो जाएगी और आपको वहाँ से रिलीफ लेटर लेना पड़ेगा और उसके बाद फिर राउंड 3 की सीट को ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर सीट अलॉट होता है तो यहाँ पे फ्री एग्जिट नहीं होता है, यानी कि आपका अगर आप छोड़ते हैं तो आपका सिक्योरिटी अमाउंट फॉरफिट हो जाता है और फिर राउंड 3 की सीट को ज्वाइन करना मस्ट है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप इसको ज्वाइन ना करें। अगर सीट अलॉट हो जाता है, प्रीवियस अलॉटेड और एडमिटेड सीट और अलॉटेड सीट आफ्टर राउंड 3 रिजल्ट थ्रू एनी राउंड ऑफ स्टेट इफ़ एनी स्टैंड कैंसिल, यानी कि अगर आपका अगर राउंड 3 में सीट अलॉट हो जाता है तो आप राउंड 1 में सीट लिए हो या फिर राउंड 2 में सीट लिए हो, वो सारे सीट्स आपके कैंसिल हो जाते हैं। अगर आप राउंड 1 में सीट आपके पास है तो वो कैंसिल हो जाएगा और अगर राउंड 2 में सीट है तो राउंड 2 का सीट कैंसिल हो जाएगा। अगर आपने रिपोर्ट नहीं किया या विड्रॉ कर लिया तो आप फिर इनएलिजिबल हो जाते हैं आयुष की और आयुष यूजी काउंसलिंग से, चाहे वो सेंट्रल का हो या फिर स्टेट का या फिर यूटी का। साथ ही साथ आपका काउंसलिंग फीस भी फॉरफिट हो जाता है। अगर आप विड्रॉ कर लेते हैं राउंड 1 और राउंड 2 सीट को फ्रॉम द डेट ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ राउंड 3 रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट बिकम इनएलिजिबल फॉर एनी आयुष यूजी काउंसलिंग। ठीक है, उसके अलावा सबमिट अंडरटेकिंग फॉर द SVR ऑन द AACC पोर्टल दैट कैंडिडेट डज नॉट होल्ड एनी सीट थ्रू एनी राउंड्स ऑफ आयुष स्टेट और यूटी काउंसलिंग। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको स्टेट वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट करना है तो आपको एक अंडरटेकिंग सबमिट करना पड़ेगा कि आपने किसी भी स्टेट से कोई भी कॉलेज नहीं लिया है या फिर ऑल इंडिया से भी कोई कॉलेज नहीं लिया है। स्टेट वैकेंसी राउंड की बात करें तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पेमेंट ओनली ड्यूरिंग SVR 1 फॉर बोथ गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड सेंट्रल यूनिवर्सिटी और डीम्ड। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जो होगा SVR 1, मैंने बताया कि स्टेट वैकेंसी राउंड 2 पार्ट में होता है, लेकिन रजिस्ट्रेशन और पेमेंट इसके लिए सिर्फ स्टेट वैकेंसी राउंड 1 में ही कर सकते हैं। अगर आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी में जाना है तो रजिस्टर्ड कैंडिडेट हु ऑप्टेड फॉर डीम्ड यूनिवर्सिटी इन सिलेक्शन ऑफ काउंसलिंग वाइल रजिस्टरिंग ऑन द पोर्टल कैन रिपोर्ट टू डीम्ड यूनिवर्सिटी। तो उनको डीम्ड यूनिवर्सिटी में रिपोर्ट करना होगा एज पर देयर प्रेफरेंस एंड मेरिट एंड कंप्लीट द एडमिशन प्रोसेस। तो वहाँ पे आपको एडमिशन प्रोसेस को कंप्लीट करना होगा। यहाँ पे कोई भी अपग्रेडेशन नहीं है। राउंड 3 के बाद आपको सीट ज्वाइन करना होता है, उसके बाद वहाँ पे अपग्रेडेशन राउंड 3 में नहीं मिलता है। राउंड 2 में अपग्रेड कराकर आप राउंड 3 तक जा सकते हैं, लेकिन राउंड 3 से अपग्रेडेशन SVR में नहीं मिलता, ना ही राउंड 1 से ना ही राउंड 2 से। ओके, तो किसी भी राउंड से स्टेट वैकेंसी राउंड में अपग्रेडेशन नहीं मिलता। अगर आप स्टेट वैकेंसी राउंड या के गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज में जाते हैं तो आपको चॉइस फिलिंग करना पड़ता है। चॉइस फिलिंग करेंगे आपका सीट अलॉटमेंट होगा। अगर सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ तो सेकंड अलॉटमेंट का वेट करना है। अगर सीट अलॉटेड हो जाता है तो फिर फ्री एग्जिट नहीं है, यहाँ पे आपका फॉरफिट हो जाएगा सिक्योरिटी अमाउंट। अगर आपको सीट अलॉट हो जाता है तो आपको सीट को मस्ट ज्वाइन करना होगा, जिस तरह से राउंड 3 में सीट को आपको ज्वाइन करना होता है। उसके बाद राउंड 2 का अलॉटमेंट अगर आता है तो यहाँ पर अगर आपको नहीं मिलता है कैन पार्टिसिपेट इन स्टेट और यूटी काउंसलिंग। अगर राउंड 2 में भी आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिलता है ऑल इंडिया से तो आप स्टेट के और यूटी के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको कॉलेज मिल जाता है तो आपका कोई फ्री एग्जिट नहीं है, आपको अलॉटेड कॉलेज को ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे एक सीट नहीं मिलती है तो आपका द एंड हो जाता है, इसके बाद कोई सीट नहीं मिलती है। ठीक है, अगर स्टेट से भी नहीं मिला तो फिर नहीं मिला, और आयुष का तो इसके बाद तो फिर ख़त्म ही हो जाता है। उसके बाद अगर सीट अलॉट हो जाता है इन SVR बेस्ड ऑन फॉल्स अंडरटेकिंग गिवन बाय द कैंडिडेट, फिर जितनी सीट्स हैं थ्रू एनी राउंड्स ऑफ स्टेट काउंसलिंग इफ़ एनी स्टैंड कैंसिल। तो अगर आपने गलत कोई भी फॉल्स अंडरटेकिंग दिया है तो आपका सारा कैंसिल हो जाएगा। अगर आपने रिपोर्ट नहीं किया या विड्रॉ कर लिया तो आप इनएलिजिबल हो जाते हैं ऑल इंडिया के लिए या फिर स्टेट के लिए, सबके लिए, और साथ ही साथ काउंसलिंग फीस भी फॉरफिट हो जाती है। आयुष के ऑल इंडिया से जो सीट्स मिलती है 15% ऑल इंडिया कोटा, UG BAMS VSMS BUMS BHMS सीट्स मिलती है गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस के लिए ऑफ ऑल स्टेट और यूटी जितने भी स्टेट और यूटी में जितने भी कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट हो गवर्नमेंट एडेड हो, सबका 15% ऑल इंडिया से मिलता है। BAMS का BSMS का BUMS का BHMS का। साथ ही साथ 100% BMS सीट्स ऑफ BHU वाराणसी उत्तर प्रदेश और 100% BMS सीट्स ऑफ ITRA जामनगर गुजरात। ठीक है, एक्सेप्ट नॉमिनेटेड सीट, कुछ नॉमिनेटेड सीट है उसको छोड़ करके सारे सीट्स जो हैं वो BMS के वो इसी काउंसलिंग के थ्रू मिलेगा। साथ ही साथ BMS ऑफ NIA जयपुर राजस्थान एक्सेप्ट नॉमिनेटेड सीट, 100% BMS सीट ऑफ NIA पंचकुला और 100% BHMS सीट्स ऑफ NIH कोलकाता वेस्ट बंगाल एक्सेप्ट नॉमिनेटेड सीट, 100% BMS BSMS BUMH BHMS सीट्स ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटी, 100% BMS सीट्स ऑफ NIS चेन्नई, 50% BMS सीट्स ऑफ IIA गोवा, 50% सीट्स ऑफ AMU अलीगढ़ क्योंकि 50% इंटरनल कोटा है, 50% BMSP और BMHS सीट्स ऑफ EIAH शिलोंग मेघालय और ऑल इंडिया कोटा सीट्स ऑफ B फार्मा ITRA जामनगर गुजरात में। तो ये सारी सीट्स आपको ऑल इंडिया कोटा से मिलते हैं।
उसके बाद किस किस टाइम कौन स्टूडेंट एलिजिबल हो जाते हैं और कितनी फ़ीस है, सिक्योरिटी अमाउंट कितना है वो बता देती हूँ मैं। तो जो सिक्योरिटी अमाउंट है गवर्नमेंट एडेड का और सेंट्रल यूनिवर्सिटी का 20,000 है, डीम्ड यूनिवर्सिटी का 50,000 है। राउंड 1 में अगर आपको सीट मिलती है तो अगर आप ज्वाइन नहीं करते हैं तो फिर आपका फ्री एग्जिट है। अगर आप ज्वाइन करें ना ज्वाइन करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका फ्री एग्जिट है, आप उस सीट को छोड़ सकते हैं। यहाँ पर कोई भी फॉरफीचर ऑफ काउंसलिंग फ़ी नहीं है, मतलब आपका कोई भी नुकसान नहीं होगा अगर आपको सीट मिली और आपने छोड़ दी तब भी। ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, द कैंडिडेट शुड बी एलिजिबल फॉर फर्दर काउंसलिंग एज पर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो यहाँ पर आप एलिजिबल होते हैं सेकेंड राउंड के लिए। सेकेंड राउंड में बात करें तो सेकेंड राउंड में अगर सीट अलॉट होता है तो कोई भी फ्री एग्जिट नहीं है। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया और या फिर विड्रॉ कर लिया सीट को आफ्टर ज्वाइनिंग तो आपका सिक्योरिटी अमाउंट फॉरफिट हो जाएगा। उसके बाद अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो ज्वाइन करना होगा, ज्वाइन द अलॉटेड इंस्टीट्यूट एंड सबमिट विलिंग फॉर अपग्रेडेशन। तो यहाँ पर आप राउंड 2 में सीट ज्वाइन करने के बाद अपग्रेड कराने के लिए आप दे सकते हैं। ठीक है। एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग आपको अपग्रेडेशन के लिए पूछा जाएगा कि आपको अपग्रेड कराना है या नहीं कराना। अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं तो वहाँ पर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपने नहीं ज्वाइन किया, ठीक है, तो आप अगले राउंड के लिए तो एलिजिबल हैं, ठीक है, बाई फिलिंग फ्रेश रजिस्ट्रेशन, फ्रेश चॉइसेस, लेकिन आपको रजिस्टर फिर से करना पड़ेगा, यानी कि आपका सिक्योरिटी अमाउंट प्लस रजिस्ट्रेशन अमाउंट सब खत्म हो जाएगा और आपको नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद एग्जिट करेंगे, कैन एग्जिट द राउंड 1 और राउंड 2 एडमिटेड से विद फॉरफीचर ऑफ काउंसलिंग फ़ी 3 days प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ राउंड 3। आप एग्जिट कर सकते हैं राउंड 1 और राउंड 2 के सीट्स को, एडमिटेड सीट को, राउंड 3 के कमेंसमेंट के 3 दिन पहले तक। ठीक है। लेकिन आपका जो फॉरफीचर है वो तो मस्ट है, आपका फॉरफिट होना ही है। वैसे कैंडिडेट जो एग्जिट कर जाते हैं राउंड 1 और राउंड 2 के एडमिटेड सीट को विद फॉरफीचर ऑफ काउंसलिंग फ़ी बिटवीन द पीरियड ऑफ 3 days बिफोर कमेंसमेंट ऑफ राउंड 3 टिल द डेट ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ राउंड 3 फाइनल रिजल्ट, तो फिर उनका क्या होता है कि वो स्टेट और यूटी की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होते हैं लेकिन ऑल इंडिया के नहीं। राउंड 3 की बात करें तो कोई भी फ्री एग्जिट नहीं है। राउंड 3 में अगर सीट अलॉटेड होता है तो फिर आपको ज्वाइन करना होता है। ठीक है। उसके बाद अगर कैंडिडेट को सीट अलॉट हुआ राउंड 3 में, शी और ही मस्ट ज्वाइन द अलॉटेड इंस्टीट्यूट अदरवाइज विल बी इनएलिजिबल फॉर फर्दर आयुष यूजी काउंसलिंग विद द फॉरफीचर ऑफ काउंसलिंग फ़ी, मतलब आपका सीट भी जाएगा और आपका पैसा भी। स्टे वैकेंसी राउंड 1 की बात करें तो नो फ्री एग्जिट इफ़ सीट अलॉटेड। अगर आप स्टे वैकेंसी में आपको सीट मिलती है, अगर आप नहीं लेते हैं, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है आप नहीं लेने का, उसको आपको ज्वाइन करना है। इफ़ द कैंडिडेट गेट्स अलॉटेड अ सीट इन स्टे वैकेंसी राउंड 1 या फिर राउंड 2 में इसको कॉलेज ज्वाइन करना है, अदरवाइज विल बी इनएलिजिबल फॉर फर्दर आयुष यूजी काउंसलिंग विद द फॉरफीचर ऑफ काउंसलिंग फ़ी। जिस तरह से राउंड 3 में हुआ था यहाँ पर भी वही होगा। उसके बाद स्टे वैकेंसी राउंड 2 DU कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे भी फ्री एग्जिट नहीं है आफ्टर एडमिशन। इफ़ विड्रॉल फ्रॉम द एडमिटेड सीट फॉरफीचर हो जाएगा काउंसलिंग फीस की। इफ द कैंडिडेट आर एडमिटेड टू द डीम्ड यूनिवर्सिटी दे आर नॉट अलाउड टू विड्रॉ देयर सीट। इफ दे डू सो दे विल बी इनएलिजिबल फॉर फर्दर यूजी काउंसलिंग विद फॉरफीचर ऑफ काउंसलिंग फ़ी। अब फीस की बात करें तो रजिस्ट्रेशन अमाउंट जो है वो ये है, AIQ और गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अनरिजर्व्ड EWS OBC NCL का 1000 रुपीज़ है, SC ST का 500 रुपीज़ है, गवर्नमेंट एडेड हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो या फिर NIA हो। ठीक है। डी यूनिवर्सिटी का ऑल कैटेगरीज का 5000 रुपीज़ है। रिफंडेबल मनी की बात करें तो ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट कॉलेजेस का ऑल कैटेगरी का 20,000 रुपीज़ है, गवर्नमेंट एडेड का भी 20,000 है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी का भी 20,000 है। डीम्ड यूनिवर्सिटी का सारे कैटेगरी का 50,000 रुपीज़ है। ठीक है। तो ये सिक्योरिटी अमाउंट है और रजिस्ट्रेशन फीस हो गया। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर।